दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली खबर रूस के सेंट्रल बैंक के द्वारा 2026 के पहले हाफ में 44 टन सोने को बेचा गया है। इसके अलावा एक नई रैंकिंग सामने आई है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस देश के पास है और क्या सबसे ज्यादा कर्ज होने का मतलब ये है कि वही देश सबसे बड़ी आर्थिक मुश्किल में भी है। जानते हैं इस रैंकिंग और इस सवाल के जवाब के बारे में भी। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल जब भी किसी देश के सरकारी कर्ज की बात होती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उस देश पर कुल कितना कर्ज है, लेकिन अर्थशास्त्र में केवल कुल रकम देखना काफी नहीं होता। ये भी देखा जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी कितनी बड़ी है और उसके मुकाबले कर्ज कितना है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज रखने वाला देश हमेशा सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल आईएमएफ की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कुल सरकारी कर्ज के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले स्थान पर है। अनुमान है कि 2026 तक अमेरिका का सरकारी कर्ज लगभग 40.7 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि चीन, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का कुल कर्ज जोड़ दे तब भी अमेरिका का कर्ज उनसे अधिक रहेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार लगातार बड़े पैमाने पर उधार लेकर अपना खर्चा चला रही है। दूसरे स्थान पर चीन है, जिस पर लगभग 22.3 ट्रिलियन डॉलर का सरकारी कर्ज है। इसके बाद जापान करीब 9 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, पांचवें पर फ्रांस, छठे पर इटली और सातवें पर जर्मनी है। अब बात करते हैं भारत की। इस सूची में भारत 8वें स्थान पर है। 2026 तक भारत का कुल सरकारी कर्ज लगभग 3.46 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। यानी कुल रकम के हिसाब से भारत दुनिया के सबसे अधिक कर्ज वाले देशों में शामिल है। लेकिन यहाँ ये बात समझना बेहद जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए केवल कुल कर्ज देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। यहीं पर आता है दूसरा पैमाना, जिसे डेट टू जीडीपी रेशो यानी जीडीपी के मुकाबले कर्ज कहा जाता है। ये बताता है किसी देश का सालाना अर्थव्यवस्था के मुकाबले उसका कर्ज कितना बड़ा है। इसी पैमाने पर पूरी तस्वीर बदल जाती है। इस सूची में सबसे ऊपर जापान है, जहां सरकारी कर्ज उसकी जीडीपी के लगभग 204% तक पहुंच चुका है। यानी जापान की पूरी अर्थव्यवस्था से 2 गुना से भी अधिक कर्ज है। सामान्य तौर पर यह बहुत बड़ा जोखिम माना जाता है, लेकिन जापान का अधिकांश कर्ज उसके अपने नागरिकों और घरेलू संस्थानों के पास है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार अभी भी जापान पर भरोसा बनाए हुए है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, जहां कर्ज जीडीपी का लगभग 172% है। इसके बाद सूडान 169%, बहरीन 152%, इटली 138% और ग्रीस लगभग 137% पर है। अमेरिका इस सूची में 9वें स्थान पर है और उसका कर्ज उसकी जीडीपी का लगभग 126% है। अब सवाल उठता है, अमेरिका पर इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद दुनिया उससे लेकर इतना चिंतित क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर है। डॉलर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। दुनिया के अधिकांश देश और बड़े निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही कारण है कि अमेरिका आसानी से नया कर्ज ले लेता है और निवेशकों का भरोसा बना रहता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह भरोसा धीरे धीरे डगमगाया जरूर है। अब एक बार फिर भारत की बात करें तो कुल कर्ज में भारत 8वें स्थान पर है, लेकिन डेट टू जीडीपी रेशो के मामले में भारत दुनिया के टॉप 15 देशों में भी शामिल नहीं है, जो कि एक अच्छी खबर है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत का सरकारी कर्ज उसकी जीडीपी के लगभग 82 से 83% के आसपास रह सकता है। यानी भारत की स्थिति जापान, अमेरिका, इटली, ग्रीस और फ्रांस जैसे कई बड़े देशों से बेहतर मानी जाती है। भारत सरकार का बड़ा फोकस केवल कर्ज लेने पर नहीं, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रेलवे, रक्षा, डिजिटल इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश करने पर है। अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रहती है तो भविष्य में कर्ज का बोझ भी धीरे धीरे कम किया जा सकता है। यूरोप की बात करें तो वहां भी कई बड़े देश भारी कर्ज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इटली और ग्रीस
कंट्रीज पर पहले से ही बड़ा कर्ज है। फ्रांस और ब्रिटेन का सरकारी कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर जर्मनी ने वर्षों से अपनी वित्तीय नीतियों में अनुशासन बनाए रखा है। वहां संविधान में डेट ब्रेक नाम का नियम है जो सरकार को जरूरत से ज्यादा उधार लेने से रोकता है। इसीलिए जर्मनी का कुल कर्ज फ्रांस, ब्रिटेन और इटली से भी कम है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है, किसी देश की आर्थिक स्थिति केवल उसके कुल कर्ज से तय नहीं होती, ये भी देखा जाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, सरकार पर निवेशकों का कितना भरोसा है और देश की कमाई कितनी है और ये भविष्य में अपना कर्ज चुकाने में कितनी क्षमता रखता है। इसीलिए कई बार बहुत बड़ा कर्ज भी सुरक्षित माना जाता है, जबकि अपेक्षाकृत छोटा कर्ज किसी दूसरे देश के लिए बड़ा संकट बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं रूस की। रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों ने दुनिया के कई आर्थिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जुलाई 2026 की शुरुआत तक रूस के सरकारी गोल्ड रिजर्व घटकर लगभग 2282 टन रह गए हैं। साल 2026 की शुरुआत से अब तक रूस ने करीब 43.5 टन सोना अपने रिजर्व से कम कर दिया है। अगर ट्राई औंस में देखें तो ये लगभग 14 लाख औंस सोने की कमी है। हालांकि इसके बावजूद रूस के पास मौजूद सोने की कुल कीमत लगभग 299 अरब डॉलर बताई जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लगातार छठा महीना है जब रूस के गोल्ड रिजर्व में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले रूस कई वर्षों तक लगातार सोना खरीदता रहा था। 2002 से लेकर 2025 तक रूस ने लगभग 1900 टन से ज्यादा सोना खरीदा था और दुनिया के सबसे बड़े सरकारी गोल्ड खरीदारों में शामिल था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि रूस अपना सोना बेच क्यों रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह देश का बढ़ता बजट घाटा है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है। वहीं पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई पर भी असर पड़ा है। ऐसे में सरकार को खर्च चलाने के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ रही है और इसी कारण सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच रहा है। विश्लेषकों के अनुसार रूस का बजट घाटा इस साल मार्च के अंत तक लगभग 4.6 ट्रिलियन रूबल पहुंच गया था। अगर सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बेचकर सरकार की मदद नहीं की होती तो ये घाटा 5 ट्रिलियन रूबल से भी ज्यादा हो सकता था। यानी सोने की बिक्री फिलहाल रूस के लिए आर्थिक दबाव कम करने का एक तरीका बन गई है। एक और वजह विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना भी माना जा रहा है। रूस की एक्सपोर्ट कमाई में गिरावट आने से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे में सेंट्रल बैंक कुछ सोना बेचकर उसके बदले चीनी मुद्रा युआन जैसी विदेशी करेंसी हासिल कर रहा है। इससे रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि रूस के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जून के अंत तक रूस के पास लगभग 392 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद था, लेकिन कुल आधिकारिक रिजर्व घटकर लगभग 720 अरब डॉलर रह गए, जो मई में करीब 747 अरब डॉलर थे। यानी कुल रिजर्व में गिरावट साफ दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल 2026 में रूस के गोल्ड रिजर्व में 2002 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जनवरी से अप्रैल के बीच ही लगभग 28 टन सोना रिजर्व से कम हो गया था। ये पिछले 2 दशकों में सबसे तेज गिरावट मानी जा रही है। इससे पहले रूस आमतौर पर हर साल बड़ी मात्रा में सोना खरीदता था और बहुत कम बिक्री करता था, लेकिन दूसरी तरफ रूस के अंदर सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता के कारण आम लोग भी अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार इस साल गोल्ड ट्रेडिंग में पिछले साल के मुकाबले 350% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं रूबल में इसकी कुल ट्रेडिंग वैल्यू लगभग 500% तक बढ़ गई। इसका मतलब है कि रूस के लोग भी अब सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में ज्यादा महत्व दे रहे हैं। रूस की गोल्ड इंडस्ट्री भी अभी मजबूत बनी हुई है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उत्पादक देश है और हर साल 300 टन से ज्यादा सोने का उत्पादन करता है। यही वजह है कि गोल्ड रिजर्व घटने के बावजूद देश में सोने की उपलब्धता बनी हुई है। रूस के कई बड़े माइनिंग ग्रुप चीन सहित दूसरे देशों को भी लगातार कीमती धातुओं का निर्यात कर रहे हैं। चीन इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के वर्षों में रूस और चीन के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने अपने कुछ गोल्ड लेन देन में चीनी युआन का इस्तेमाल भी किया है। इसके अलावा चीन को रूस की कीमती धातुओं का निर्यात भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। हालांकि इसकी एक वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती कीमतें भी है। खबरों की माने तो भारत ने भी रूस से काफी मात्रा में सोने को खरीदा है। भारत ने भी पिछले कुछ सालों में सोने के रिजर्व को बढ़ाया है। कुछ महीने पहले जब गोल्ड की
की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची तब रूस ने लगभग 3 लाख औंस सोना बेचकर अरबों डॉलर जुटाए थे। दिलचस्प बात यह रही कि सोना बेचने के बावजूद गोल्ड की कीमत बढ़ने से रूस की बाकी गोल्ड रिजर्व के कुल वैल्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, यानी मात्रा कम हुई लेकिन ऊंची कीमतों की वजह से कुल वैल्यू पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ा। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अक्सर दुनिया के देशों के पास कितना कर्ज मौजूद है, इस तरह की रैंकिंग वगैरह को हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।